ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्केयर में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल जो ट्रेड हमने चैप्टर शुरू करा था, उस चैप्टर की हमने एक वीडियो कर ली थी। उसमें देखा था इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस या एडवांटेज क्या होती है। आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड की नीड क्यों पड़ती है, उसके क्या बेसिस होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, कि किन आधार पर, किन कारणों के कारण इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। देखो भाई, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कैसे है कि व्हाट आर द नेसेसिटीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि चाहे नेसेसिटी आए चाहे बेसिस पूछा जाए। देखो भी, बेसिस, कॉजेस, रीजन एक ही बात है। हिंदी में चाहे आवश्यकता पूछे, आधार पूछे, कारण पूछे, एक ही बात है कि इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार बताओ या उसके क्या बताओ, आवश्यकता बताओ। तो बात एक ही है, चाहे आवश्यकता लिखे चाहे आधार लिखे। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है ना, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, उसकी नीड पड़ती है। उसकी नीड को हम कुछ टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, जो हमने 4 टाइप में कैटेगराइज किया है कि इंटरनेशनल ट्रेड की नीड को हम 4 टाइप में बांट सकते हैं। और उन टाइप के फिर देखेंगे कि प्रत्येक टाइप्स में किस किस प्रकार की नीड पड़ती है। तो सबसे पहले देखो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो जरूरत पड़ती है, यानी कि इकोनॉमिक नीड के कारण पड़ती है, यानी कि आर्थिक आवश्यकता। दूसरी जियोग्राफिकल नीड, यानी कि भौगोलिक आवश्यकता। तीसरी सोशल नीड, यानी कि सामाजिक आवश्यकता। चौथी पॉलिटिकल नीड, यानी कि राजनीतिक आवश्यकता। तो हमने क्या किया, 4 टाइप में कैटेगराइज कर लिया इंटरनेशनल ट्रेड की नीड को, आवश्यकता को। अब हम 1 बाय 1 सभी टाइप को डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो देखो भाई, मैंने क्या करा, इसे बाइलिंगुअल में बनाने की कोशिश की है। कैसे कोशिश की है कि भाई, वैसे तो मेरा पूरा नोट्स इंग्लिश में है, लेकिन क्या जो हेडिंग है वो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है, और जो एक्सप्लेन करूंगा मैं हिंदी में करूंगा। तो आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी ये समझ में आ जाएगा और इंग्लिश वाले को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो शुरू करते हैं। इकोनॉमिक नीड में पहला जो हम टाइप है वो देखते हैं, टू फुलफिल द फंडामेंटल नेसेसिटीज ऑफ द मासेस। क्या पॉइंट पड़ा भाई? देखो, टू फुलफिल द फंडामेंटल नेसेसिटी ऑफ द मासेस, यानी कि आधारभूत आवश्यकता पूरी करना जनता की। इंटरनेशनल ट्रेड की इकोनॉमिक नीड क्या है कि जनता की आधारभूत आवश्यकता, फंडामेंटल जो नीड है, उनको फुलफिलमेंट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। अब आधारभूत आवश्यकता क्या होती है भाई? आधारभूत आवश्यकता तो हम बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो जी हाँ, रोटी कपड़ा मकान ही आधारभूत आवश्यकता है। कोई भी देश, जैसे मान लो किसी देश में फूड ग्रेन की तंगी हो, फूड ग्रेन ना हो, ठीक है, या मान लो किसी कंट्री के अंदर स्पेशल टाइप का कोई कपड़ा ना बनता हो, कोई चीज ना बनती हो, तो इनको बोलते हैं हम बेसिक नीड। इनके लिए कोई कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड करती है, यानी कि दूसरे देशों से उस चीज को खरीदती है, इंपोर्ट करती है, और अगर उस देश के अंदर वो चीजें ज्यादा बनती है, प्रोड्यूस होती है ज्यादा, तो वो उन चीजों को दूसरे देश को जिनको आवश्यकता है उनको बेचती है, यानी कि एक्सपोर्ट करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अरेबियन गल्फ कंट्रीज हैं। आपको पता है कि अरेबियन गल्फ कंट्रीज भंडार है ऑयल का, वहां पे खूब सारा ऑयल मिलता है, लेकिन वहां पे फूड ग्रेन की तंगी है। तो ये उनकी बेसिक नीड हुई या नहीं हुई? फूड ग्रेन, उनको फूड ग्रेन खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है? दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी देश क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में नोट्स, आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना जब मैं साइड में हटूं अच्छे से, तो आप अच्छे से बाद में चेक भी कर सकते हो या उनके नोट्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसको देखो क्या, इफ एनी कंट्री लेक्स द बेसिक रिक्वायरमेंट, पहले पॉइंट का मैं पढ़ के बता रहा हूं, ऑफ लाइफ लाइक फूड ग्रेन, इट कैन ओनली फुलफिल थ्रू द इंपोर्ट, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड। इंपोर्ट जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू होता है, यानी कि अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसमें कमी है, लेक्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ग्रेन की, या बेसिक जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है उनकी कमी है, तो उनको वो फुलफिल कैसे कर सकती है? वो सिर्फ कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू। ठीक है भाई, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। दूसरे पॉइंट में आते हैं कि इकोनॉमिक नीड में और क्या क्या पॉइंट होते हैं। देखो, टू इंपोर्ट नेसेसरी टेक्नोलॉजी, इंपोर्ट का मतलब आयात करना, नेसेसरी का मतलब आवश्यक, टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक, यानी कि आवश्यक तकनीकों का आयात करने के लिए भी लोग कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड करती है। जितनी भी देश है वो इंटरनेशनल ट्रेड करती है। अब देखो, कौन सी कंट्री को भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी? जो कंट्री डेवलपिंग कंट्री है उनको भी भाई अपग्रेड करना है, डेवलप्ड कंट्री के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है। तो वो अपग्रेड करने के लिए क्या करेगी? उनके पास टेक्नोलॉजी होती नहीं है, तो वो डेवलप्ड यानी कि जो विकसित देश है वहां से टेक्नोलॉजी को क्या करेगी? बाय करेगी, इंपोर्ट करेगी।
तो अंदर का मैटर मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आप देख लेना, सारा लिखा हुआ है, सही जो बात मैंने बोली है वही है। थर्ड पॉइंट देखो, फॉर एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पेस को एक्सेलरेट करने के लिए, यानी कि आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। कैसे भी देखो कि इंटरनेशनल ट्रेड हैज ट्रूली बीन रिगार्डेड एज द इंजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाह भाई, बहुत अच्छी लाइन लिखी है। आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उस सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज है, टर्मिनोलॉजी है, वो यूज करते हो तो उससे एग्जामिनर अट्रैक्ट होता है, आपको नंबर अच्छे देता है। तो ये याद रखना, आप सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हो लेकिन उससे नंबर कम मिलेंगे, क्योंकि उससे एग्जामिनर पे ये इफेक्ट पड़ता है कि भाई इसने अपने वाले काम किए हैं। अगर आप उसी सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी को यूज करते हो तो एग्जामिनर पे इफेक्ट ये पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि भाई बंदे ने मेहनत करी है, बंदे को नॉलेज है इस सब्जेक्ट में वर्ड्स कैसे यूज होते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात हो तो वो जरूर लिख देना और उसको अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर का सीधा ध्यान उस पे जाएगा, और उस पे जाएगा तो वो फिर उसको अच्छी लगेगी, वो लाइन अच्छी लगेगी तो वो नंबर आपको अच्छे देगा। ठीक है भाई, तो ऐसी लाइन हो तो कोई अंडरलाइन कर देना कि इट हैज ट्रूली बीन रिगार्डेड एज द इंजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड, सॉरी इट नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रेड है, मैंने आईटी करके शॉर्ट में लिखा कि इंटरनेशनल ट्रेड को वास्तविक रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या कहते हैं, हम इंजन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो ठीक है, सो द हेल्प ऑफ द आईटी, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड है, यहां पे आईटी का मेरा मतलब, ऐसे आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होता है, इनकम टैक्स भी होता है और भी कुछ हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या है भाई, इंटरनेशनल ट्रेड है। कंट्रीज कैन इजिली एक्सेलरेट द पेस ऑफ देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कहते हैं हर एक कंट्री को, अब क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या है, एक इंजन है। तो कोई भी कंट्री आसानी से अगर चाहता है अपनी एक्सेलरेट करना, अपनी इकोनॉमी के विकास को तेज करना, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई, जो टेक्नोलॉजी उसे चाहिए, जो मशीन उसे चाहिए, जो चीज उसे चाहिए, वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेगा, अगर उसकी खुद की कंट्री में वो चीज प्रोड्यूस नहीं होती है तो। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, टू टेक द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। आई लिखा है मैंने, इंटरनेशनल पूरा नहीं लिखा। विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन का लाभ लेने के लिए, विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन का लाभ क्या होता है भाई, यानी कि इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन वाला पॉइंट है, वो क्या कहता है। अलग में भी एक पॉइंट पूछा जा सकता है कि श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण बताओ किसे कहते हैं। इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो देश को लगता है कि भाई हमारे पास इस प्रकार की लेबर ज्यादा है, हमारे पास जो स्किल लेबर है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने की ज्यादा है, तो कंट्रीज क्या करती है, उसी प्रोडक्ट को बनाएगी, और साथ ही साथ वो अपनी कॉस्ट को भी चेक करती है कि अगर मैं उस प्रोडक्ट को मेरे देश में बनाऊं या मैं उस प्रोडक्ट को दूसरे देश से खरीदूं, तो कंपैरेटिवली कॉस्ट किसमें कम आती है, जिसमें कॉस्ट कम आती है उसको बना लेती है। यानी कि अगर उसको लगता है कि मेरी लेबर भाई स्किल्ड है, मेरी लेबर स्पेशलाइज्ड है इस काम को करने में, तो अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो वो मेरे को एक्सपेंसिव पड़ेगी एज कंपैरेटिव टू प्रोडक्शन। अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मेरे को सस्ती पड़ेगी, और मैं अगर इसे इंपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे को महंगी पड़ेगी, तो वो कंट्री क्या कर लेगी, उसको बनाने पे जोर देगी, बनाएगी। ठीक है भाई, और नेक्स्ट लास्ट इसका एक और टॉपिक मैंने लिखा है कि थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अवसर लागत का सिद्धांत। अवसर लागत का सिद्धांत भाई इकोनॉमिक नीड में क्या बताता है भाई, अवसर लागत का सिद्धांत आपने छोटी क्लास में, क्लास 12th में भी ये होता है और शायद 10th में भी है। अवसर लागत का सिद्धांत हमें क्या कहता है, थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है कि आप उस गुड्स को चेक करो, कि मान लो जो आप गुड्स बना रहे हो, आप सेम जो गुड्स को बना रहे हो ना, उसी के रिगार्डिंग कोई दूसरे गुड्स को भी आप चेक करो, कि अगर आप उस गुड्स को बनाओ, दूसरे को जो गुड्स बना रहे हो इसको छोड़ के दूसरे को बनाओ, तो आपको अगर ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ना, तो इस गुड्स को बनाना छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि आपको दूसरे को बनाने में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो दूसरे को बनाने में जो ज्यादा बेनिफिट हुआ है, इससे जितना ज्यादा बेनिफिट हुआ वो हमारी अवसर लागत कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अब देख लेते हैं इंग्लिश में इसकी मैंने क्या लिखी है लाइनें, देखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार, द लेस एफिशिएंट प्रोडक्शन क्या कर दिया जाएगा, विल बी आउट,
यानी कि जो लेस एफिशिएंट है ना, जो कम इफेक्टिव है, लेस एफिशिएंट एफिशिएंट है, जिनसे आपको बेनिफिट कम हो रहा है ना, उसको आप आउट कर दोगे किससे? प्रोडक्शन से। एंड एक्सपोर्ट ऑफ द हाईली एफिशिएंट, और आप उसका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दोगे जो आपके लिए ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा बेनिफिशियल है, जो आपके कॉम्पिटिटिव गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में बनाता है, आप उसको बनाना शुरू कर दोगे। तो आई होप आपको इकोनॉमिक नीड समझ में आ गई होगी इंटरनेशनल ट्रेड की, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। अब हम शुरू कर रहे हैं इसकी दूसरी यानी कि ज्योग्राफिकल नीड। इस वीडियो के इस स्लाइड में हम 2 देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में बाकी बची हुई 2 देखेंगे। तो ज्योग्राफिकल नीड यानी कि भौगोलिक आवश्यकता क्या होती है, क्यों इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, उसके बेस पे। तो पहली भौगोलिक आवश्यकता देखो, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड नेचुरल क्लाइमेट। ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड नेचुरल क्लाइमेट का हमें क्या कहता है कि भी जो कंट्री होती है ना, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है और वहां की प्राकृतिक जलवायु कैसी है, इसके लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि सभी कंट्री की एक जैसी ना तो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती, ना ही वहां की एक जैसी क्लाइमेट होती। जब भी ज्योग्राफिकल लोकेशन एक जैसी नहीं होती तो क्लाइमेट एक जैसा नहीं होता। अगर क्लाइमेट एक जैसा नहीं होता तो वहां पे जो कंट्री को सारे गुड्स चाहिए, जिस जिस टाइप के उसे नीड है गुड्स की, वो कंट्री प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो जिनका वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती, वो क्या करेगी? बाकी अदर कंट्रीज से परचेज करने की कोशिश करेगी, इंपोर्ट करने की कोशिश करेगी। इसलिए उसे अपने आप इंटरनेशनल ट्रेड में मिलना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है। अब जैसे देखो भी, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड नेचुरल क्लाइमेट, सो सिंगल कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स। तो एक कंट्री सारे गुड्स नहीं बना सकती। डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका है, चाइना है, ठीक है, ऐसी बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज है, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल ट्रेड में इंडल्ज है, शामिल है। अच्छा, मैंने चाइना को डेवलप्ड कंट्री क्यों बोला? पहले वो डेवलपिंग में थी, अभी है वो डेवलप्ड। आने वाले टाइम में अगर चाइना इसी तरह से ग्रोथ करता रहा तो सबसे बड़ी वो इकोनॉमी कहलाएगी। आज भी है इकोनॉमी के, वो बड़ी बनती जा रही है, सबसे दुनिया में पावरफुल कंट्री कहलाएगी। अभी पावरफुल अमेरिका है, लेकिन अमेरिका को अगर आज टक्कर दे रहा है तो चाइना दे रहा है। इसीलिए पहले जो कोल्ड वॉर हुआ था वो रसिया और चाइना के बीच में होता। आज कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है एक तरह से अमेरिका और चाइना के बीच। कोल्ड वॉर क्या होता है? जिसमें आइडियोलॉजी को बेस पे या कंट्री की ये लड़ाई होती है कि भाई मैं ज्यादा इससे ग्रोथ करूं, मैं ज्यादा डोमिनेंस करूं, मेरे साथ ज्यादा वर्ल्ड मिले, मेरे साथ ज्यादा कंट्रीज मिले। ठीक है, भी ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे, बस ये मैं बता देता हूं कि कोई भी कंट्री हो यार, चाहे कितनी भी वो ना डेवलप्ड हो, लेकिन उसको कोई ना कोई एक आधी चीज की तो कमी उसको होती है, जिसके कारण उसे इंटरनेशनल ट्रेड में इंडल्ज होना पड़ता है, शामिल होना पड़ता है, इंक्लूड होना पड़ता है, करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इसका एग्जाम्पल है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर वीट बहुत अच्छी होती है, एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां की क्लाइमेट ऐसी है। वैसे ही बांग्लादेश के अंदर जूट होता है, वैसे ही कोई और कंट्री के अंदर किसी के अंदर कुछ, किसी के अंदर कुछ होता है। तो ये क्या है? ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन है और वहां का क्लाइमेट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट की ओर मूव ऑन करते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा क्या है कि प्राकृतिक जो संसाधन है ना, उनका एक जैसा वितरण नहीं है, कि नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ, कि नेचुरली रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन है वो इस पृथ्वी पर एक जैसे वितरण नहीं किए गए हैं नेचर द्वारा, भगवान द्वारा ही। ड्यू टू दिस, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण टू अर्थ एवरी कंट्री नीड टू इंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसलिए इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, पृथ्वी की इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण हर कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड में इंगेज होना पड़ता है, करना पड़ता है, क्योंकि उसे किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होती है, चाहे वो कितनी कुछ चीजों को खुद की कंट्री में बना ले, लेकिन सारी नहीं बना सकती, क्योंकि वो क्लाइमेट तो क्रिएट नहीं कर सकती ना जो भगवान ने दी है। हालांकि चाइना इसके विरुद्ध जा रहा है, चाइना अपना सूरज वगैरह काफी कुछ पंगे लेता रहता है, वो बना रहा है। ठीक है, उसी के कारण कोरोना आ गया था, चलो छोड़ो। अब जैसे कि इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे अरेबियन गल्फ कंट्रीज है। ये अनइक्वल ही है ना, कि अरेबियन गल्फ कंट्रीज के अंदर ऑयल ही है बहुत, जब बाकी हर जगह नहीं है। अपने यहाँ पे पानी है, वहां पे पानी नहीं है। अपने यहाँ पे फूड ग्रेन अच्छा होता है, वहां पे होता ही नहीं है। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन ही है, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक जैसा कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अफ्रीका के अंदर आपको पता है वो सोना वगैरह काफी कुछ मिल जाता है, हीरे वगैरह की सबसे ज्यादा अफ्रीका के अंदर। ये क्यों है? क्योंकि भाई वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है, वहां का क्लाइमेट ये सब, वहां का जो नेचर है वो भगवान ने ऐसा ही दिया है। ठीक है, अभी अब नेक्स्ट देखो, नेचुरल कैलेमिटीज। कैलेमिटीज का मतलब आपदा, प्राकृतिक विपदा या प्राकृतिक आपदा की मैनी कंट्रीज फ्रॉम टाइम टू टाइम सफर, भाई सफर 2 बार लिख दिया, टाइम टू टाइम सफर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ
ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, फेमाइन हो गया, एपिडेमिक्स हो गया, कि भाई बहुत सारी कंट्रियां हैं जिनमें टाइम टू टाइम उनको सफर करना पड़ता है, किससे, नेचुरल कैलेमिटीज से, प्राकृतिक आपदाओं से। और जब प्राकृतिक आपदा किसी कंट्री में आती है तो उस कंट्री की हेल्प करनी, उसे नीड होती है कि मेरी कोई हेल्प करे। फिर उसकी हेल्प कौन करेगा, दूसरे देश करेंगे। तो अपने आप इंटरनेशनल ट्रेड हुआ या नहीं हुआ, हुआ। और एक चीज याद रखना कि हेल्प भी तभी कंट्री करती है दूसरी की जब वो उसके साथ इंटरनेशनल ट्रेड करती है। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है कि भी नेचुरल कल को कैलेमिटीज कोई आ जाए तो यार हमारी कोई हेल्प करने के लिए आए। इसका एग्जांपल लेके देख लो, हम एक मोहल्ले में रह रहे हैं, वहां पे हमारे पड़ोसियों के साथ हम बना के क्यों रखते हैं, भी कल को कोई दिक्कत है, कल को कोई नीड हो तो हम पड़ोसी को आवाज तो मार सकते हैं। अगर हम बना के ही ना रखे तो कल को कोई नीड पड़े, कितने रोते रहो, कितने कुछ करते रहो, कोई नहीं आएगा कि बहुत बेकार बंदा है। तो सेम ऐसे ही इसमें होता है। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो कि अच्छा ठीक है, एग्जांपल नहीं लिखा इसीलिए कहते हैं वो इंडल्ज होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है भाई, आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे इसके दो जो और बच गए, सोशल नीड क्या होती है और पॉलिटिकल नीड क्या होती है। पिछली स्लाइड में हमने जियोग्राफिकल नीड और इकोनॉमिक नीड देख ली थी इंटरनेशनल ट्रेड की। तो अब हम देखेंगे सोशल नीड यानी कि सामाजिक आवश्यकता क्या है इंटरनेशनल ट्रेड की, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने की सामाजिक आवश्यकता क्या है, और दूसरी राजनीतिक आवश्यकता क्या है। तो पहले देखते हैं सामाजिक आवश्यकता यानी कि सोशल नीड। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें मैटेरियलिस्टिक एटीट्यूड यानी कि भौतिकवादी रवैया। मैटेरियलिस्टिक एटीट्यूड या भौतिकवादी रवैया क्या होता है कि आज हर कंट्री या हर बंदा, मैं कहूं तो कि हर बंदा चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा धन दौलत हो, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा चीजें हो, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट्स हो, हर मेरे पास फैसिलिटी हो। ये चीज, इस चाहत को, इस जो चाहत है बंदों की, इसी चाहत ने क्या किया है, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया है। यानी कि मैटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, भौतिकवादी जो रवैया है हर इंसान का या हर कंट्री का कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा चीजें हो, इसी के कारण इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है। सोशल नीड यानी कि एक समाज की नीड। देखो भाई कैसे, इन द प्रेजेंट एज ऑफ मेटेरियलिज्म, जो आज का हमारा एज है वो कौन सी है, मेटेरियलिज्म एज है। द पीपल हैव बिकम मोर मेटेरियलिस्टिक, इसीलिए लोग ज्यादा क्या बन गए, मेटेरियलिस्टिक बन गए, विद मोर एंड मोर वॉन्ट्स, वो ज्यादा से ज्यादा चाहत करने लगे। एंड देयर इंक्रीजिंग डिजायर कैन ओनली बी फुलफिल्ड थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। तो उनकी जो ये डिजायर बढ़ रही है, उनकी जो इंक्रीजिंग डिजायर है, इसको सिर्फ फुलफिल कर सकते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू। क्योंकि एक कंट्री के अंदर तो सारी चीजें होती नहीं, सारी खाने पीने की चीजें नहीं होती, सारी चीजें नहीं बनती। तो अगर हर इंसान की जो डिजायर है, फुलफिलमेंट है, उसको डिजायर को फुलफिलमेंट करना है तो इंटरनेशनल ट्रेड जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिफरेंस इन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। भाई इंटरनेशनल ट्रेड में सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकता पड़ रही है। सामाजिक आवश्यकता में क्या है कि डिफरेंस इन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कि हर एक कंट्री की अपनी एक कल्चर है, अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक कंट्री की कल्चर है, अपनी एक संस्कृति है, और हर एक कंट्री की अपनी एक कल्चर है तो अपनी एक सिविलाइजेशन है, उसके सिविलाइजेशन है, तो उसी के कारण इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है। कैसे होता है भाई, हर एक की अपनी एक कल्चर है तो हम उनकी जो एक कंट्री है वो दूसरी कंट्री की कल्चर से अट्रैक्ट होती है, तो वो जानना चाहती है कि हम उस कंट्री के साथ व्यापार करें, हम उनके भी कल्चर को फॉलो करके देखें, हम भी उनके पहनावे पहने। जैसे आपको पता ही है अब वेस्टर्नाइजेशन हमारी सभ्यता में हम देख सकते हैं, जो कपड़े पहनते हैं ये वेस्टर्नाइजेशन है ना। ये क्यों है, क्योंकि हमने ये इंटरनेशनल ट्रेड के कारण ही आए हैं। क्योंकि ये सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, वो ऐसा कपड़े वगैरह पहनती थी, ऐसे तौर तरीके वो अपनाती थी, तो हम क्या हुए, उनसे अट्रैक्ट हुए, उनकी कल्चर से अट्रैक्ट हुए और हमने ये फॉलो किया, वो भी हमारी कल्चर को फॉलो करती हैं। तो ये अलग अलग कल्चर और सिविलाइजेशन होती है ना, इनके कारण भी सोशल नीड बंदे की जागती है, हर एक कंट्री की जागती है, और इसके कारण वो इंटरनेशनल ट्रेड करता है। देखो भाई कैसे, ऑल कंट्रीज हैव डिफरेंट कल्चर एंड दीज डिफरेंसेस इन कल्चर आल्सो फैसिलिटेटेड थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, कि हर एक कंट्री की अलग कल्चर और इसी कल्चर को अगर हमें फैसिलिटेट करना तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट देखो, डिजायर फॉर डिफरेंट टेस्ट एंड वेरिड कंजम्पशन। भाई क्या हुआ कि अलग अलग उपभोग रुचि है, स्वाद में रुचि होना, कि हर एक बंदे की मानते कि हर कंट्री के अंदर है ना, हर बंदे की अलग अलग रुचि, डिजायर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, जैसे जैसे देश एक दूसरे देश, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण एक देश दूसरे देश के क्लोज आ रहा है,
उनसे इंटरेक्शन करना आसान हो रहा है, उसके कारण लोगों की डिजायर है, जो टेस्ट है वो चेंज होता जा रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डिजायर है, हमारा जो टेस्ट है पहनने में, खाने पीने में, वो हम मतलब जो दूसरी कंट्री वाले करते हैं ना वो हम भी करके देखें, दूसरी कंट्री वाले खाते हैं वो हम भी खा के देखें। इसी के कारण तो है ये पिज्जा वीजा जो भी चीजें चल रही है, बर्गर जो भी सारी चीजें है ना, ये सारी किसके कारण आई है? ये इसी के कारण आई है कि हर एक बंदे के अंदर डिजायर पैदा हो रही है अलग अलग टेस्ट को चेक करने की, और साथ ही साथ क्या, अलग अलग वेरिड कंजम्पशन करने की। तो इसलिए अगर उनकी ये जो वेरिड टेस्ट है और कंजम्पशन है उनको अगर फुलफिलमेंट करना है, उनको अगर सेटिस्फैक्शन करना, तो ये कैसे होएगा? ये भाई इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू होएगा। ठीक है भाई, तो देखो पीपल लाइक टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड variety in their consumption and they also want to consume the goods which are not produced in their country। देखो भाई कि लोग इवन वो जो उनकी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता है वो भी चाहते हैं कि वो कंज्यूम करें। अब वो कंज्यूम कैसे कर सकते हैं? उड़ के तो आएगा नहीं, उसके लिए हाँ उड़ के आ सकता है लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू ही आ सकता है फिर वो। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड करनी पड़ेगी, दूसरे देश के साथ व्यापार करना पड़ेगा तो वो आ सकते हैं। ठीक है भाई, फॉर दिस पर्पज इन सेटिस्फाइंग देयर डिजायर, तो इस पर्पज के लिए उनको जो उनकी जो डिजायर है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी डिजायर को संतुष्ट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड का सहारा लिया जाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको सोशल नीड क्या होती है इंटरनेशनल ट्रेड में। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल नीड क्या होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, राजनीतिक कारण कौन कौन सी है, राजनीतिक आवश्यकता कौन कौन सी है जिनके कारण इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। डिजायर टू गेन पॉलिटिकल पावर एंड स्ट्रेंथ, देखो भी मैनी कंट्रीज ओनली टू एस्टैब्लिश गुड पॉलिटिकल रिलेशन दे एंटर इनटू आईटी यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड। भाई क्या है कि हर एक कंट्री की, कुछ कंट्री ऐसी है जिनकी डिजायर होती है कि पॉलिटिकल पावर उनकी बढ़े, उनकी स्ट्रेंथ बढ़े। तो पॉलिटिकल पावर और स्ट्रेंथ अगर वो बढ़ाना चाहती है, राजनीतिक ताकत और अपनी शक्ति को अगर वो बढ़ाना चाहती है, तो वो कैसे बढ़ाएगी? कि हम दूसरी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन रखें। अगर दूसरी कंट्री के साथ हम अच्छा रिलेशन रखेंगे तो हमारी पॉलिटिकल पावर अपने आप ही बढ़ेंगे क्योंकि वो हमारा साथ देगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि भाई चाइना हमारे ऊपर तुरंत इतना जल्दी बिना सोचे समझे कोई अटैक क्यों नहीं कर सकता। अगर चाइना का वश चले तो वो एक दिन में इंडिया को खत्म कर दे। पाकिस्तान भी हमारा एक तरह से एनिमी बना हुआ है, तो ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम है ना रसिया के बहुत पुराने फ्रेंड हैं, रसिया के बहुत पुराने फ्रेंड है। तो ये हमारी अच्छी राजनीतिक रिलेशन का, संबंध का ही एग्जाम्पल है, उसी का ही बेनिफिट है कि हम आज बचे हुए हैं, हम एक तरह से सेफ है। तो आज हमारी एक तरह से पॉलिटिकल पावर बढ़ी हुई है, हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है इसके कारण कि हम पे कोई तुरंत अटैक नहीं कर सकता क्योंकि हमारे साथ एक मजबूत कंट्री साथ में जुड़ी हुई है। तो कुछ कंट्री ऐसी होती है जो हम अपना पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा करने के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड करती है। नेक्स्ट देखो भाई, फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता करने के लिए। राजनीतिक स्थिरता कैसे भी देखो कि फॉर मैनी कंट्रीज फॉर देयर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे इंडल्ज इन इंटरनेशनल ट्रेड। इट इज जनरली आस्क्ड that the countries having more international trade with more countries they have political stability। भाई क्या बात बोली? बात ये बोली कि बहुत सी कंट्रियां क्या चाहती है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड करती है। भाई राजनीतिक स्थिरता लाने, कैसे राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए? कि ये माना जाता है, ये जनरली देखा जाता है कि जो कंट्रीज ज्यादा कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करती है वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, यानी कि उन कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं आती, उतार चढ़ाव नहीं आती, अस्थिरता का दौर नहीं देखने को मिलता। जैसे कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज का एग्जांपल दिया हुआ है, यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ड्यू टू मोर इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि वो ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं इसलिए वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, वहां पे राजनीतिक उतार चढ़ाव नहीं होता उस देश के अंदर बार बार कि कभी किसी को हटा दिया, किसी को बना दिया, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को कुछ कर दिया, ऐसा नहीं देखने को मिलता। वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है वहां पे। और ऐसा ही कहते हैं अब वाहिल द अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है जैसे इसमें नाम दिए युगांडा, नाइजीरिया, केन्या, इनके अंदर कहते हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। क्यों इनस्टेबिलिटी है? क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल ट्रेड कम होता है। तो ये देखा गया है कि जो कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड को कम कर रही है वहां पे पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजायर ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेंस, यानी कि राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छा के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। कैसे? टुडे द वर्ल्ड
is divided into factions यानी कि capitalism, socialism, and each group resort to import, export to integrate each other into its own faction and establish its political dominance। कि भाई आजकल क्या देखने को मिला, आजकल ये ना पॉलिटिकल डोमिनेंस करने के लिए भी कंट्री क्या करती है, इंटरनेशनल ट्रेड करती है। कैसे भाई, आज का जो ये मॉडर्न टाइम है ना, इसमें हर कंट्री चाहती है कि वो बढ़े, आगे बढ़े। तो आज जो हमारा वर्ल्ड है ना, 1945 के टाइम की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, हमारा पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में बंट गया था। बेसिकली 3 पार्ट में बंटा था, वैसे 2 बड़े पार्ट थे। 3 पार्ट कौन से थे? एक तो उसमें ईस्टर्न अलायंस था, एक वेस्टर्न अलायंस था। ईस्टर्न अलायंस को हम नाम देते हैं कि जो था उसकी थीम थी सोशलिज्म, जो वेस्टर्न अलायंस था उसकी सोच थी कैपिटलिज्म, और एक नाम था जिसमें इंडिया बना था। तो ये अलग अलग ग्रुप में क्यों बंट गया, अलग अलग ग्रुप में बंट गया, इनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी यानी कि अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच होने के कारण। तो हर एक कंट्री चाहती है कि हमारा जो फैक्शन है ना, अगर कैपिटलिज्म से जो कंट्री जुड़ी है वो चाहती है कि हमारा फैक्शन जो कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद है वो ज्यादा दुनिया में चले, वो ज्यादा दुनिया में चलेगी तो हमारी पावर बढ़ेगी, हम डोमिनेंस करेंगे कि यार हमारी जो विचारधारा है ना, हमारी जैसी सोच है वो पूरे वर्ल्ड में फॉलो की जा रही है। दूसरी तरफ जो सोशलिज्म वाले हैं यानी कि जो समाजवादी विचारधारा रखने वाले फैक्शन में जो कंट्री जुड़ी है वो चाहती है कि हमारे साथ ज्यादा कंट्री मिले। तो इसलिए क्या होगा, हर एक कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसलिए करता है ताकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के कारण वो हमारे फैक्शन से जुड़ जाए और हमारा पॉलिटिकल डोमिनेंस ज्यादा चले। तो ये था आज का अपना क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। इसके साथ इंटरनेशनल ट्रेड की जो बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अपने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा जो अपने आगे वीडियो लेके आता रहूंगा। ठीक है भी, थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।